हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोजन पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। तो आज की क्लास में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो ध्यान से सुनेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बोर्ड से नोट करेंगे और हिंदी मीडियम वालों को मैं हर लाइन का ट्रांसलेट करके बता दूंगा, आपको साथ के साथ उससे नोट कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन को डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं, यानी कि डाई हाइड्रोजन की रासायनिक गुणधर्म। तो द HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, सो इट इज रिलेटिवली इनर्ट। INERT, यहाँ पर फ्लैश आ रहा होगा आपकी वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ स्पेलिंग बोल देता हूँ INERT, इनर्ट। ठीक है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। देखिए, द HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि जो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, उस बंध को वियोजित करने वाली ऊर्जा, यानी कि उस बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होती है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि बंध वियोजन ऊर्जा। तो HH बंध को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बंध वियोजन ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो H2 की बंध वियोजन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, इज़ वेरी हाई, सो इट इज रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। इसीलिए H2 रूम टेम्परेचर पर रिलेटिवली, यानी कि अदर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कैसी होती है बच्चों? इनर्ट होती है। तो H2 यानी कि डाई हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होती है, अक्रिय होती है। क्योंकि HH बंध वियोजन ऊर्जा का मान इसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो HH बंध वियोजन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, इसीलिए H2 अन्य तत्वों की तुलना में कमरे के तापमान पर अक्रिय होती है। ठीक है, द HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, सो इट इज रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर H2 कैसी होती है? इनर्ट होती है। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों। दूसरी, टू ऑब्टेन एटॉमिक हाइड्रोजन एट ए हाई टेम्परेचर इन एन इलेक्ट्रिक आर्क और अंडर यूवी रेडिएशन। इसका मतलब समझिए बच्चों, टू ऑब्टेन एटॉमिक डाई हाइड्रोजन, यानी कि यदि आपको एटॉमिक फेज में हाइड्रोजन ऑब्टेन करनी है, यानी कि अभी जो H2 है वो मॉलिक्यूल फेज में है, H2 ये मॉलिक्यूल फेज है, आणविक अवस्था। ठीक है, और जब मुझे H2 में से ओनली H प्राप्त करना है, ये परमाणुवीय अवस्था है। तो अगर मुझे परमाणुवीय अवस्था में हाइड्रोजन प्राप्त करना है तो इसके लिए बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए मुझे। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन को परमाणुवीय अवस्था में प्राप्त करने के लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, और यह ताप विद्युत आर्क, या फिर विद्युत आर्क का मतलब होता है बिजली की तड़ित बिजली। आपने देखा होगा, शॉर्ट सर्किट करते हैं हम, दो तारों को मिलाते हैं तो चमक उत्पन्न होती है, आर्क, दैट इज आर्क, स्पार्किंग। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक आर्क और अंडर यूवी रेडिएशन या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम उस पर डालेंगे तब जाके, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक आर्क से या अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पराबैंगनी किरणों को अगर हम आपतित करें H2 पर, इस H2 पर अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज डालें तो ये HH अलग अलग हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक आर्क डालें, इलेक्ट्रिक आर्क करें, बिजली डालें, ठीक है ना, तो उससे अप्रोक्स 2000 से 5000 के समथिंग आपको टेम्परेचर चाहिए। यानी कि H2 को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए आपको कितना टेम्परेचर चाहिए? ऑलमोस्ट 2000 केल्विन से 5000 केल्विन। तो देखो, अप्रोक्स 0.081% अगर आपको एटॉमिक हाइड्रोजन चाहिए तो इसके लिए 2000 केल्विन की रिक्वायरमेंट होती है। 2000 केल्विन ताप पर आपको डाई हाइड्रोजन का एटॉमिक फेज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? ऑलमोस्ट 0.081%। और अगर आप इस टेम्परेचर को 5000 केल्विन कर दो, 5000 केल्विन कर दोगे बच्चों, तो आपको 95.5% एटॉमिक हाइड्रोजन ऑब्टेन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर, और ऐसा इतना टेम्परेचर क्यों चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। जो H2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, बंध वियोजन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों,
अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन की, इट डज कंबाइन विद ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज। हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से, तो कुछ गुणधर्मों के कारण निम्न, देखो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, निम्न गुणधर्मों के कारण हाइड्रोजन लगभग सभी तत्वों से संयोग करती है। निम्न गुणधर्मों के कारण हाइड्रोजन लगभग सभी तत्वों से संयोग करती है। तो इट डज कंबाइंड विद ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट, तो ये ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट से क्या करती है, कंबाइन होती है, जुड़ती है। क्यों? ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर बताऊंगा उसकी वजह से। पहली प्रॉपर्टी जो एरो लग रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल विद 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकम्प्लीट ऑर्बिटल यानी कि जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल होता है, देखिए हाइड्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, यानी कि इसका s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल, इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन इसके पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1। तो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है इसका, अपूर्ण कक्षक है, इसका कक्षक पूरा नहीं है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके पास ऑर्बिटल एक है लेकिन इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, ठीक है, तो ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। तो बच्चों, तो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल विद 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s1 होता है, यानी कि इसका जो कक्षक है वो अपूर्ण है। इनकम्प्लीट ऑर्बिटल विद 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, तो इसकी वजह से ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो 3 चीज हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकता है। तो देखिए, तो लॉस ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। तो लॉस ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके गिव्स H+ आयन, H+ आयन देता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके H+ बना लेगा। दूसरा, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, हो सकता है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो गिव्स गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स H- आयन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो वापस सुनिए, इसका जो ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट होता है, पहली प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, देगा तो H+ बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H- बना सकता है। और तीसरा ऑप्शन है कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन का साझा करके, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये आपके पास एकल बंध भी बना सकता है। तो ये बच्चों, ये 4 रीजन है, 1 2 3 4, ये चारों रीजन की वजह से, इन चारों प्रॉपर्टी की वजह से जो हाइड्रोजन है वो लगभग सभी तत्वों से संयोग करके क्या बनाएगा बच्चों, बहुत सारे एलिमेंट बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, ठीक है बच्चों। तो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल with 1s electronic configuration, loss only 1 electron and gives H+ ion, gain 1 electron and give H- ion, sharing 1 electron 1 electron and form covalent bond, और कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो अब हम बात करते हैं इसकी रिएक्टिविटी कि आखिर ये किससे रिएक्शन कर सकता है। तो फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन की निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। इन सारी अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया करता है, किस से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, डाइऑक्सीजन बोलते हैं O2 को, इसके साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया दर्शाएगा। पहले नंबर की हेडिंग है आपकी रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, ठीक है। देखो H2 और O2, देखिए रिएक्शन हम करवा रहे हैं O2 के साथ, तो जब H2 यानी कि डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, दोनों गैस हैं, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और वाटर बनाएंगे, तो H2 रिएक्ट विद द O2 देन फॉर्म H2O दैट इज वाटर, यानी कि जब डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है। स्टेटमेंट लिखना है और फिर रिएक्शन लिखनी है।
डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जल बनाता है, वाटर बनाता है। अब सुनिए, ये रिएक्शन या तो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में होगी, हाई टेम्परेचर, जो मैंने डेल्टा का साइन लगाया है आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो ये रिएक्शन या तो किसी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में होगी या फिर किसी कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी। तो यह अभिक्रिया उच्च ताप पर या उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। तो दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ए कैटलिस्ट। ओके, तो ये रिएक्शन जो है या तो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी या हाई टेम्परेचर पर होगी। H2 रिएक्ट विद O2 एंड फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से उच्च ताप या उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जल बनाता है। ठीक है, अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर ऊष्मा बाहर निकल रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक, हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो दैट इज ऊष्मा छेपी। ठीक है, ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन, चेंज इन एंथैल्पी। किस में आ रहा है, माइनस में। देखो किसी रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में आती है तो बच्चों इसका मतलब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऊष्मा छेपी है। जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का मान माइनस में आएगा वो रिएक्शन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। तो माइनस में 285.9 बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर बाहर निकलती है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन डाइऑक्सीजन के साथ हो गई। रिएक्शन दूसरी है रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हेलोजन कहते हैं। इनके साथ रिएक्शन करेगी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन रिएक्ट विद हेलोजन देन फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड, HX। HX को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड, HX हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अगर यहाँ Cl हुआ तो HCl, यहाँ Br हुआ HBr, यहाँ I2 हुआ HI, यहाँ पर F हुआ HF। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कुछ भी यहाँ पर बन सकता है। X की जगह वो रख देना। तो X की जगह क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब हाइड्रोजन हेलोजन से रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन हैलाइड बनाती है। ठीक है बच्चों, अब इस रिएक्शन के अंदर खासियत देखिए क्या स्पेशलिटी है कि रिएक्शन विद फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो अंधेरे में कराते हैं। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन अंधेरे में होती है, यानी कि लाइट की एब्सेंस में होती है। ठीक है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। और अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो इन द प्रेजेंस कैटलिस्ट, तो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, इसका मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो डार्क में करानी है, अंधेरे में करानी है। तो इन द डार्क फ्लोरीन रिएक्शन करता है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आयोडीन के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ आयोडीन होगा तो यहाँ कोई कैटलिस्ट आएगा, अगर यहाँ फ्लोरीन हुआ तो यहाँ पर आप डार्क लिखोगे, इट मीन्स अंधेरे में रिएक्शन होती है, तब जाके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन। रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करानी है। तो देखो ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, लाइव क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो कुछ कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो N2 रिएक्ट विद H2 देन फॉर्म अमोनिया, इट इज नोन एज हेबर प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेबर प्रोसेस, हेबर प्रक्रम हिंदी में। तो वापस सुनिए, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 673 केल्विन टेम्परेचर आयरन कैटलिस्ट Fe आयरन 200 atm प्रेशर, हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है, इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तब जाके आपका बनेगा NH3 अमोनिया। और इस अमोनिया के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रोसेस को, प्रक्रिया को अपन कहते हैं बच्चों हेबर प्रोसेस, हेबर प्रक्रम। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 673 केल्विन पर आयरन कैटलिस्ट
की प्रेजेंस में आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 एटीएम प्रेशर पर अमोनिया का निर्माण करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं और इस फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम हेबर प्रोसेस कहते हैं। हेबर प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, 12th क्लास में बहुत काम आने वाला है बच्चों, हेबर प्रोसेस। ठीक है, आगे बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल। देखिए कोई सा भी मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक हाइड्राइड बनाएगा। जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम रिएक्शन करेगा पोटेशियम हाइड्राइड, समझ गए। तो अब यहाँ पर हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं, एम फॉर मेटल। अब ये मेटल कौन सा हो सकता है? मोस्टली एल्केलाइन मेटल। जो पहला ग्रुप है हेलिना की रफ से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। पहला ग्रुप पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का पहला ग्रुप, जिनको अपन क्षारीय धातु कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एल्केलाइन मेटल, वो सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं। तो यहाँ m बराबर कुछ भी हो सकता है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम। ठीक है, m बराबर आपके पास क्या क्या हो सकता है यहाँ? m बराबर सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कुछ भी हो सकता है। तो वो मेटेलिक हाइड्राइड बनाएगा। जैसे सोडियम आया तो NaH, लिथियम आया LiH, दिस इज लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विद मेटल आयन एंड मेटेलिक ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स हम दोबारा लेते हैं यहाँ से, रिएक्शन विद मेटल आयन एंड मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल आयंस और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु आयन और धातुओं के ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, अभी एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कि कोई भी मेटल आयन, कोई सा भी धातु का जो आयन होता है उसका मोस्टली धातु आयनों को हाइड्रोजन क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है, अपचयित कर देती है। तो Pd+2 से देखो Pd 0 में चला गया है, यहाँ Pd के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है तो 0 होता है। तो +2 से 0 में जा रहा है, इट मीन इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। इसका अपचयन करने वाला कौन है? इसका रिडक्शन करने वाला कौन है? H2। तो हाइड्रोजन क्या होता है? मेटेलिक आयनों को रिड्यूस कर देता है, जैसे पैलेडियम। ओके तो बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड की। मैं पहले एक जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आपको बताता हूं कि H2+ कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर ऑक्साइड्स की रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल जाएगी। इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकली, H2 के साथ जुड़ी, तो H2O बन जाएगा, यानी कि वाटर बन जाएगा और कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा, यानी कि कॉपर एक तरीके से यहाँ रिड्यूस हो गया। तो बच्चों कॉपर का यहाँ पर अपचयन करा दिया इसने, मेटेलिक ऑक्साइडों में से भी हाइड्रोजन रिडक्शन करा देती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि वो मेटेलिक ऑक्साइड जो आयरन से लेस रिएक्टिव है, यानी कि लेस एक्टिव देन आयरन, आयरन लोहा, ठीक है, Fe, आयरन से लेस रिएक्टिव जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होंगे उन्हीं की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगी, उन्हीं को वो क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, MXOY, ये किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला है, XY उसके नंबर हैं। जैसे मैंने लिखा Fe2O3, तो Fe2O3 में XY क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कोई मेटेलिक ऑक्साइड लिखा, मान लो सोडियम ऑक्साइड, ये लिखा मैंने, तो इसमें सोडियम ऑक्साइड में X तो हो गया 2 और आपके पास Y हो गया 1, ये 2 और ये 1 है ना, तो ये X और ये Y, ऑक्सीजन की संख्या Y, मेटल की संख्या X, समझ गए बच्चों? दैट इज XY। फिर जो Y यहाँ होगा वही यहाँ पर एक अलग, दिस इज द अलग कोफिशिएंट, यहाँ Y इज इक्वल टू S2Y स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, जितना यहाँ Y होगा उतना यहाँ पर Y होगा, अंडरस्टैंड? यहाँ 5 हुआ तो यहाँ 5S2 लेना है। ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, रस समीकरण विधि गुणांक, जो किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं। मेनली आपका H2 रिएक्शन करेगा आयरन के ऑक्साइड से, मेटल आयन अलग हो जाएगा और ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना लेगा, जैसा यहाँ बना रहे हैं। मेटल अलग हो गया, वाटर बन गया, वही काम इनमें होगा। बस ये ध्यान रखना है कि आयरन से कम एक्टिव जितने भी मेटल होंगे उनके लिए यहाँ पर ये प्रोसेस होगी। ठीक है बच्चों, अगली रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिकों के साथ भी हाइड्रोजन अभिक्रिया दर्शाता है। कैसे दर्शाता है रिएक्शन? चलिए हम आपको एक बात बताते हैं बच्चों। जैसा आपको पता है कि मार्केट में डालडा घी वगैरह ये जो आते हैं, दैट इज़ द, हम इनको बोलते हैं फैट्स बोलते हैं, इडिबल फैट्स हैं।
तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल आपने अगर देखा हो, फॉर्च्यून आता है, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल आता है, ठीक है ना, ये वेजिटेबल ऑयल हैं जो खाए जाते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट इनटू एडिबल फैट्स, इन वेजिटेबल ऑयल्स को खाने वाली फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए, इट मीन्स वनस्पति घी, डालडा घी आपने देखा होगा, लिखा रहता है शुद्ध वनस्पति घी। तो जो बनता है वो किससे बनता है बच्चों? वेजिटेबल ऑयल से बनता है। कैसे बनता है? जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, असंतृप्त वसा अम्ल, ठीक है ना। जो वनस्पति तेल होते हैं, वनस्पति तेल मार्केट में मिलते हैं, सोयाबीन का तेल आता है, आपने देखा होगा, है ना। तो वनस्पति तेलों से घी बनाने के लिए, डालडा घी वगैरह बनाने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, NiPDPT, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम असंतृप्त वसा अम्लों का हाइड्रोजनीकरण करा दें, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजनीकरण, इनमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो पहले डबल बॉन्ड था, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो असंतृप्त वसा अम्लों को संतृप्त वसा अम्ल में बदलने के लिए हम इनका हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, यानी कि इनकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? NiPDPT, निकेल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, तीनों में से कोई भी कैटेलिस्ट, कोई भी उत्प्रेरक आप ले सकते हो। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसमें मेनली निकेल का यूज़ करते हैं अपन, है ना। असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं। संतृप्त इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसी के बाद आफ्टर द हाइड्रोफॉर्मिलेशन, हाइड्रोफॉर्मिलीकरण के बाद, हाइड्रोफॉर्मिलीकरण किसका? ओलिफिन्स का। ओलिफिन्स भी वही होती है जिनमें डबल बॉन्ड होता है, उनको भी ओलिफिन्स ही बोलते हैं एक तरीके से, वही वेजिटेबल ऑयल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ओलिफिन्स की। ओलिफिन्स बोलते हैं जिनमें जो कि कार्बन की लंबी चेन हो और इनके बीच में बहुत सारे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ओलिफिन्स CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 की रिएक्शन आपस में कराएंगे, तो यहाँ आपके फॉर्मिल ग्रुप CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज द हाइड्रोफॉर्मिलेशन, हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है और CO ग्रुप भी जुड़ रहा है, दैट इज हाइड्रोफॉर्मिलेशन, हाइड्रोफॉर्मिलीकरण हुआ है। और फिर हाइड्रोफॉर्मिलेशन के बाद जो एल्डिहाइड बना है उसका आगे फिर हम रिडक्शन कराते हैं। तो जब एल्डिहाइडों का रिडक्शन होता है तो वो एल्कोहल देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये 12th का है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि जब भी हम एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो बच्चों आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एल्डिहाइडों का रिडक्शन यानी कि अपचयन करोगे तो आपको एल्कोहल मिलेगा। तो ये एल्डिहाइड है, इसका अपचयन करेंगे हम, यानी कि H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? एल्कोहल। तो ये लिखा हुआ है आफ्टर द हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑफ ओलिफिन्स यील्ड एल्डिहाइड, ठीक है ना। ओलिफिन्स का हाइड्रोफॉर्मिलीकरण करने के बाद एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका अपन बाद में अपचयन कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो बाद में जब इसका रिडक्शन कराओगे तो आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। तो बच्चों ये थी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप बिल्कुल आराम से इनको नोट करेंगे और इनको लिखेंगे, ठीक है बच्चों। मैंने हिंदी मीडियम के लिए हिंदी बोला है, और भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बुक की भी हेल्प ले सकते हो, वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी की, इसके बाद आते हैं यूजेज ऑफ डाईहाइड्रोजन। जो हमने इसमें पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है, तो पहला यूजेज तो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हमने यहाँ पर देखा हेलोजन से रिएक्शन करके हेलाइड बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड, फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड एंड रिडक्शन ऑफ मेटलों के रिडक्शन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी यानी कि वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट इनटू एडिबल फैट्स, इन सब में आपने देखा कि हमने हाइड्रोजन का यूज़ किया। फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड, इट मीन्स ये सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टी भी हैं और साथ के साथ इनके यूजेज भी हैं। आपको अपनी बुक में से एज इट इज यूजेज लिखने हैं बच्चों और उनको पढ़ना है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।